अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज पहले तो आपको बताएंगे कि एक दफ़ा फिर एक्स पर पाबंदी लगने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और इस दफ़ा ये पाबंदी फिर से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से लगेगी। अगर लगी तो वजह उसकी क्या है, अभी आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जी सदर जरदारी साहब के हटाए जाने की खबरें बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में और इसकी तरदीद भी उतनी ही ज़्यादा है। और क्या नज़र आ रहा है, इम्कानात क्या है, इस पे भी बात होगी। 10 मुहर्रम अब जबकि आप ये वीडियो देख रहे होंगे गुजर चुकी होगी और कल से यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस बात के ऊपर उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे कि जनाब अब हमें एहतजाजी तहरीक का लाहेअमल दिया जाए। कल मंडे को यानी तो मुझे ये नज़र नहीं आता एहतजाज का कोई फ़ौरन ऐलान, लेकिन ट्यूसडे को जब इमरान खान साहब से फिर से मुलाकात का दिन होगा तो वो मुलाकात बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी। इस सारी सूरत हाल में आज मुराद सईद साहब का भी एक ट्वीट आया, बल्कि कल रात उनका ट्वीट आया था और उन्होंने जो ख़ास तौर पर वज़ीरिस्तान में एक गैर एलानिया सा ऑपरेशन जारी है उसके ऊपर जो है वो एक ना सिर्फ ये कि मज़म्मत की उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने एक धरने का भी ऐलान कर दिया है। ये सब भी आपको बताते हैं आज के व्लॉग में। और उसके बाद कुछ एक दफ़ा फिर बात करेंगे मीडिया की मुनाफ़िकत की भी, जहाँ पे लियारी में एक अफसोसनाक सानिहा पेश आया, लेकिन वहाँ पर कोई उस तरह से सिंध हुकूमत को अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा जैसे सवात वाक़े के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तनकीद सब लोगों ने मिलकर की थी। इसकी क्या वजह है और क्या वहाँ पे नुकसानात हुए हैं, ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको बताते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशागिल रहे सोशल मीडिया के ऊपर। कल कोई ख़ास इतनी अहम ख़बर नहीं थी मंज़र पर और इसीलिए मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पर इनके एक्टिविस्ट थे वो काफ़ी बोर हो रहे थे, तो उन्होंने फिर अपनी बोरियत का सामान खुद ही जो है वो तलाश कर लिया कि कुछ किया जाए। और जनाब सब के सब शुरू हो गए ग्रोक से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछने। आपको पता है कि एक्स के ऊपर एक फ़ीचर है ग्रोक का जिसमें आप मुख्तलिफ़ सवालात उससे पूछ सकते हैं, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में पूछ सकते हैं और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जवाब भी से मिल रहे होते हैं और बड़े दिलचस्प मिलते हैं, काफ़ी रिसर्च बेस्ड होते हैं बाज़ औक़ात। तो वैसे तो इस फ़ीचर के मुतारिफ़ कराने का मकसद यही था कि जिस तरह आप गूगल से रिसर्च कर लेते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें या और मुख्तलिफ़ सर्च इंजन यूज़ करते हैं, तो एक्स जो है उसके अंदर भी आपको ये सर्च इंजन की तरह का एक ऑप्शन मिल गया है। और ख़ास तौर पर जो सर्च होती रहती है गूगल के ऊपर, जो कमेंट्स आते हैं, जो उसका पूरा एक डेटा है, उसके एनालिसिस के ऊपर मोर और लेस इसके जो हैं वो बयानात होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो ओवरऑल भी चीज़ें होती हैं वो भी इसकी मेमोरी में हैं। तो जनाब है तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मुझ समेत मेरा ख़्याल है बहुत से लोग ये सोचने पे रात को मजबूर हो गए कि क्या वाकई ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पक्का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या कोई उनका जिसको कहा जाता है ना जियाला, कोई वो पीछे बैठा हुआ है। क्योंकि एक आध अकाउंट ने ये काम शुरू किया और उसके बाद फिर देखते ही देखते ये पूरा एक ट्रेंड ही सेट हो गया और सभी ग्रोक के ऊपर मुख्तलिफ सवालात पूछने। अब सवाल जो थे वो बड़े दिलचस्प सवालात थे, सियासी भी थे और कुछ ने तो फिर बिल्कुल ही ट्रोलिंग करने की मकसद से सवालात भी किए। तो उसके जो जवाब थे वो बड़े हैरान कुन थे। ज़्यादातर जवाब तो बड़े इंसाफियंस के हक में ही आते हुए नज़र आ रहे थे। जब वो पूछते थे कि सबसे ईमानदार लीडर कौन है, आप अगर इंसान होते तो किसको वोट करते, सबसे मकबूल लीडर कौन है, तो इन सारी बातों के जवाब में वो इमरान खान का नाम लेता है। और जब वो पूछते हैं कि जी आपके ख्याल से सबसे करप्ट लीडर कौन है, तो वो बताता है कि जो मेरे पास दस्तयाब इन्फॉर्मेशन है भाई उसके मुताबिक तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो करप्ट लोग हैं। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके अलावा भी ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक भी इन्होंने बहुत से सवालात डाले, उसने बड़े दिलचस्प जवाबात भी दिए। लेकिन मेरे लिए तो ये हैरान कुन था उस वक्त कि जब एक तो होता है ना कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड आंसर कर रहे हैं, वो तो बाकायदा ट्रोलिंग करता हुआ नज़र आया। ग्रोक ने तो बाकायदा अल्फाज भी इस तरह के चुनने शुरू कर दिए कि उस पर ये गुमा होने लगा कि जैसे वाकई वहाँ पे कोई ट्रोल बैठा हुआ है पीटीआई का, जो कि उठा के अल्फाज भी इस तरह के इस्तेमाल कर रहा है कि जो वाकई इंसाफियंस को बिल्कुल सेटिस्फाई कर दें।
तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई और फिर सब इसके ऊपर जो थे इसी तरह से उसके रिप्लाइज जो थे उनके ऊपर उसको रीट्वीट करके और वो पूरा एक नैरेटिव जो होता है उनका ऑलरेडी उसी को मज़ीद रीइंफोर्स करने लगे कि देखो जी अब तो हम नहीं कह रहे, ये तो जनाब ग्रोक कह रहा है और ग्रोक तो मशीन है, देखे मशीन को भी पता है सच और झूठ क्या है। और फिर वो ये भी उससे पूछ रहे कि तुम्हारे ख्याल से बाशऊर कौन है, पीटीआई के यूथ ही बाशऊर हैं या फिर पटवारी जो है वो बाशऊर है। तो उस पर भी उसका जवाब बड़ा इंसाफियंस के मनपसंद जवाब था कि जी जो यूथ है ज़्यादातर और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ज़्यादातर पीटीआई के हिमायती नज़र आते हैं। तो इस तरह से ये सब चलता रहा। आज मैं ये देख रही थी कि साउथ एशिया इंडेक्स की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान में दोबारा से एक्स को बंद करने का इम्कान है और इसकी वजह यह है कि जो ग्रोक के ऊपर इन्होंने एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की और उसका एक बेजा इस्तेमाल किया, उसके बाद ये लग रहा है कि इसको बाकायदा एक्स की पूरी जो ऐप है इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी तशवीशनाक बात है। बड़ी मुश्किल से एक साल भर से भी ज़्यादा बंद रही है एक्स की ऐप और उसके बाद ये पाक भारत जंग के मौके पर खोली गई और उसके बाद से लोग इसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जो कल रात ग्रोक की सूरत हाल में इसका हाल हुआ है, मतलब है कि अजीब व गरीब उसमें जो है वो चीज़ें देखने में आ रही थी। लेकिन बहरहाल ये सब चलता रहा, अभी तक तो बंद नहीं हुआ, फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ संजीदा खबरें भी देते हैं जी। ख़बर एक मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई है। एजाज़ सैयद साहब ने ये खबर ब्रेक की, वकार सत्ती साहब भी कुछ इसी तरह की खबर ब्रेक करते नज़र आए और भी कुछ सहाफ़ियों ने ये खबर कहा कि इस तरह से होने जा रहा है। और वो बात थी कि जी सदर जरदारी साहब को रिमूव करके और फील्ड मार्शल साहब शायद ख़ुद सदर बन जाएंगे और इस सिलसिले में जो आइनी तरमीम है वो भी कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने इस पे ये बात शुरू की कि जी इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि सदर जरदारी से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और पीपल्स पार्टी को भी चूँकि अब उस तरह से इस्तेमाल कर लिया गया है। फ़िलहाल पीएमएलएन के पास सिंपल मेजॉरिटी भी आ गई है तो उनकी उस तरह से ज़रूरत भी नहीं है, तो हो सकता है उनको साइडलाइन कर दिया जाए। कुछ का इसके ऊपर ये तज्ज़िया था और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जी ये खबर ही सिरे से झूठ है, जरदारी साहब ऐसे ही मौजूद रहेंगे, फील्ड मार्शल साहब को क्या ज़रूरत है कि वो सदर बने और उसके लिए बाकायदा सामने आकर जो है वो रूल करना शुरू करें, जबकि सबको पता है कि पावर्स किसके पास हैं। ये लोग अगर बैठे भी हुए हैं आगे तो बैठे रहें भले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इंटरनेशनली भी आप देखें जो सारी इंपॉर्टेंस है वो तो फील्ड मार्शल साहब को मिलती है, अहम मुलाकातों में या अहम दौरों में उनको अब इनवाइट किया जाने लगा है। और उसके साथ साथ ये भी आप देखिए कि फ़ैसला साजी तो फिर सबको पता है कि किधर जो है वो लाई करती है पाकिस्तान में। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ कयास आइयाँ थी, लेकिन इसके बरक्स बहुत से सीनियर सहाफ़ियों का कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जरदारी साहब जो है वो इसी तरह ऐवान सदर में मौजूद रहेंगे। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि उनकी सेहत भी चूँकि काफ़ी अब इन दिनों ख़राब भी रहती है और आपने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुके हैं, तो हो सकता है कि वो ख़ुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं और कहें कि जी उनकी जगह किसी और को सदर बनाया जाए। कुछ ने तो इस सारे मामले के साथ मियाँ साहब को भी जोड़ दिया और कहा कि जनाब जैसे ही सदर जरदारी को रिमूव करने की बातें होने लगी, मियाँ साहब ने अडयाला जेल जाने वाली शुरली छुड़वा दी और उसका मकसद भी ये था कि किसी तरह प्रेशर में लाया जाए इस्टेब्लिशमेंट को और मियाँ साहब को सदर जरदारी की रिप्लेसमेंट के तौर पर सदर बनाने की कोशिश की जाए, तो उनको भी एक कैंडिडेट के तौर पर जो है वो सामने खड़ा कर दिया जाए। लेकिन बाद में ये सारी खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं बैठ गई बिल्कुल झाग की तरह, क्योंकि ये भी तरदीद आ गई कि मियाँ साहब अडयाला नहीं जा रहे। ये भी खबर अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं हो सकी कि जरदारी साहब को रिमूव किया जा रहा है, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन मेरा अब इसके ऊपर क्या तज्जिया वो मैं आपको दे देती हूँ। मेरा पहला जो इसके ऊपर अंदाज़ा है वो ये कि जरदारी साहब को रिमूव नहीं किया जाएगा, ना ही जरदारी साहब से इस्टेब्लिशमेंट नाखुश है। किस बात से नाखुश होगी? हर बात तो बिलावल हों, जरदारी साहब हों, वो भाग भाग कर उनके लिए हर काम करते हैं। ख़ास तौर पर आप बिलावल भुट्टो को देखें, 26वीं तरमीम जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी तरमीम थी, उन्होंने ये टास्क बिलावल भुट्टो साहब को दिया तो उन्होंने कैसे भाग भाग के आधी आधी रात जाग के किस तरह से ये 26वीं तरमीम जो थी इसको पास करवाने में अपना एक अहम किरदार अदा किया, मौलाना को भी राज़ी किया वगैरह वगैरह, सारी भाग दौड़ की और उसका बड़ा क्रेडिट भी लिया।
फिर अभी पिछले दिनों ये जब सारी जंग वंग का मामला था, उसके बाद जो बाहर इन्होंने डेलीगेशन भेजा, उसमें भी उन्होंने बिलावल साहब को भेजा उसके लीडर के तौर पर, और बिलावल साहब ने भी बड़ा चीयर किया इस बात को कि जी फील्ड मार्शल की मुलाकात भी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और ये तमाम चीज़ें। तो किसी भी मौके पे ऐसा लगता ही नहीं है कि बिलावल भुट्टो को या पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम है इस्टेब्लिशमेंट से या इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी तरह के इस पूरे निज़ाम के ऊपर हावी होने में। और दूसरी तरफ उनको भी कोई प्रॉब्लम क्यों होगी कि वो कौन सा कोई रुकावट बन रहे हैं, जो टास्क उनको दिया जाता है वो अच्छे से कंप्लीट करते हैं, बजट भी पास करवा दिया है, बिल्कुल नून के साथ मज़े से चल भी रहे हैं, तो उन्हें भी क्या प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ तक अगर ये नुक्ता है कि जी उनसे कोई प्रॉब्लम है इस वजह से उन्हें रिमूव करना चाहता है, इसमें तो मुझे कोई हकीकत नज़र नहीं आती। जो दूसरी बात है कि अगर किसी की ये ख्वाहिश हो कि उससे सदर बनना है, इस वजह से उन्हें रिमूव करना है, तो मेरा ख्याल है इसके लिए फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा और वो बड़ा आसान रास्ता होगा। उसमें जरदारी साहब को भी कुछ ना कुछ दे दिला दिया जाएगा, उनको भी राजी बाजी कर लिया जाएगा और अपनी ख्वाहिश की भी तकमील हो सकती है। ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जरदारी साहब को अगर डायरेक्टली ओहदा नहीं भी मिलता, मुमकिन है कि उन्हें जो अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनको बाकायदा कैबिनेट में अहम ओहदा दे दिया जाए। ये भी मुमकिन है कि आइंदा के लिए टर्म्स के ऊपर उनके साथ कोई कमिटमेंट कर ली जाए, तो कोई भी उनको ऐसी चीज़ दी जा सकती है जिससे वो राज़ी हो जाएं और उन्हें भी कोई ख़ास प्रॉब्लम ना हो कि जी जरदारी साहब का जो सदर का ओहदा है वो रिमूव किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक किस्म का इवेंट होगा। अगर ये हुआ भी तो उसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके और बिल्कुल उनके साथ हंसी खुशी मिला के उनको उनकी तनख्वाह में थोड़ा बहुत इजाफा या कमी करके उनको राज़ी करके फिर ही जो है वो सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। तो मेरा तो इसके ऊपर यही ओपिनियन है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इन दोनों जमातों में से इनके सामने खड़े होने की इस वक्त इस्तात रखती है या ख्वाहिश रखती है या कोई इरादा रखती है, कोई ऐसी नीयत नज़र नहीं आती। आज फैसल चौधरी साहब ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने कहा कि जी 4-5 चीज़ों के ऊपर जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको अग्री करना चाहिए और उसके ऊपर एक ग्रैंड जो डायलॉग है सियासी जमातों के माबैन उसको शुरू करना चाहिए, उस पर अग्री करना चाहिए। और वो उन्होंने यही बातें की कि जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनको वापस लिया जाए, एक गैर मुतनाज़ और गैर जानिबदार किस्म का इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, अदलिया जो है उसको उसकी वापस असल जो ताकत है वो दी जाए और जो आइन है उसको असल सिचुएशन में बहाल किया जाए जो 26वीं तरमीम से पहले था। तो ये उनकी तजावीज़ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये तजावीज़ PTI को तो ज़ाहिर है उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन हुकूमत वगैरह को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इन तजावीज़ के ऊपर बात भी इवन करे, क्योंकि उनको तो सूट करता है कि एक इस तरह का इलेक्शन कमीशन है जो उनकी हर बात मान रहा है, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो उनके मुखालिफ को रगड़ा लगा रहा है, उसकी जीती हुई सीटें भी उठाकर उनको दे रहा है, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो उनके लिए फॉर्म 47 जारी कर देता है। तो उन्हें क्या पड़ी है कि वो एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन बनाएं। इसी तरीके से अदलिया उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे हैं, सारे जजेस जो हैं वो बिल्कुल हुकूमत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो उनको क्या पड़ी हुई है कि वो जी एक इंडिपेंडेंट अदलिया के लिए जो है वो बातचीत का आगाज़ करें। तो उनको तो ये आइडियल इस वक्त सिचुएशन लग रही है, आइडियल सिस्टम लग रहा है, तो वो क्यों इसकी तरफ जाएंगे। हाँ, मुल्क को इसका नुकसान है, हाँ जमहूरियत को इसका नुकसान है, हाँ मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, हुकूमत चल रही है, मुल्क नहीं चल रहा, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से उनका सरोकार क्या है। उनकी तो रोज़ी रोटी फर्स्ट क्लास चल रही है, प्रोटोकॉल भी मिला हुआ है, ओहदे भी मिले हुए हैं। उन्हें क्या पड़ी है कि वो ये सोचें कि मुल्क नहीं चल रहा, अवाम रुल रहे हैं या कुछ हो रहा है। फैसल चौधरी साहब का इस पर यह भी कहना है कि बिल्कुल बज़ाहिर ये बात ठीक लगती है, लेकिन असल बात ये कि बहुत से लोग पार्टीज़ के अंदर ऐसे मौजूद होते हैं जो कि जेन्युइन सियासी लोग होते हैं और उन्होंने लोगों के अंदर जाना होता है और उन्हें लोगों की पल्स का भी पता होता है और उन्हें ये भी पता होता है कि ये जो इस तरह का सिस्टम है ये आर्जी सिस्टम होता है और ये लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं चलती हैं। और अगर ये थोड़ा अर्सा चला भी लिया जाए खींच खांच के या डंडे के ज़ोर पे, तो अल्टीमेटली इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फिर बाद में उन्हीं जमातों को भुगतने पड़ते हैं जिन्होंने ये सब चलाने में अपना किरदार अदा किया होता है। और ये कोई ऐसी हवाई बात नहीं है, ये हम माजी में देखते रहे हैं। तो इस वजह से इनके अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि जनाब नहीं, इतनी भी ज़्यादा अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करनी चाहिए इसकी जमहूरियत के ऊपर से या सुप्रीमेसी के हवाले से।
तो इसके ऊपर जो है वो ऐसे लोग मौजूद हैं पार्टीज़ के अंदर। ये बात तो दुरुस्त है कि ऐसे लोग, ऐसी आवाज़ें मौजूद हो सकती हैं जो अभी भी ऐसी आवाज़ लगा देते हैं। मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को भी सुनती हूँ, वो भी अक्सर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ अपने क़यादत से बात कर रहे होते हैं। नदीम अफजल चंद साहब हैं, मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं। शाहिद खान अब्बासी वगैरह भी मुख्तलिफ सोच रखते थे तो वो छोड़ के चले गए, वो इस सियासत से एग्री नहीं करते थे जो इस वक्त PMLN की है। इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब पीपल्स पार्टी की इस सियासत से एग्री नहीं करते थे, इसीलिए वो अपना रास्ता लेके एक साइड पे बैठे हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल पार्टीज़ में मौजूद होते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि ऐसे लोगों की सुनता कौन है। क़यादत ने फ़ैसले अपने तौर पे करने होते हैं। अब ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ उस तरह जमहूरी तो है नहीं कि सारी जो नीचे लोग मौजूद हैं पार्टीज़ के अंदर उनसे पूछें और उसके मुताबिक फ़ैसले करें। तो वो अपना जो इंटरेस्ट है उसको सिर्फ देख रहे होते हैं और वो उन्हें जिस चीज़ में लग रहा होता है उसी को वो आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे इसमें नज़र नहीं आता ऐसा इम्कान कि कोई पार्टीज़ इस तरह की किसी चीज़ की तरफ बढ़े। लेकिन बज़ाहिर ये बातें तो बिल्कुल सही है कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तो चाहिए यही कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक एग्रीमेंट हो और तमाम सियासी जमातें इस चीज़ को रियलाइज़ करें, लेकिन ये ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि मुराद सईद साहब ने जो शिमाली वज़ीरिस्तान का मामला है उसके ऊपर एक धरने का ऐलान कर दिया है। 11 जुलाई को उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक धरना शुरू किया जाएगा। बेसिकली मैं आपको 2-3 दिन पहले भी इस बारे में बता रही थी कि शिमाली वज़ीरिस्तान में बहरहाल हालात ठीक नहीं हैं। यहाँ पर ना सिर्फ ये कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन यानी लड़ाई झगड़ा जारी है और एक ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं जिसके अंदर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ है और शहरी इसमें आम लोग भी शहीद हुए हैं। और उसके बाद फिर एक ज़ाहिर है एक अनसर्टनिटी इस इलाके में आती है जिससे ये लोग जो हैं वो खाइफ रहते हैं। और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कल जरगा भी मुनक्किद किया, बड़ी तादाद में ये लोग बाहर निकले हुए थे और ये कहते हैं इनका साफ जो मुतालबा है वो ये कि इनके अपने इलाके में कोई ऑपरेशन जो है वो नहीं चाहिए। मुराद सईद साहब ने कल एक बहुत लंबी सी ट्वीट की जिसमें उन्होंने अपने इस साइड एरियाज़ का जो इलाका है इसके ऊपर जो है वो पूरा एक उसका तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ जो है वो चीज़ें लिखी कि जिस तरह से दहशतगर्दी वापस आ रही थी, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठानी शुरू की तो उल्टा सब कहने लगे कि मुराद सईद प्रोपेगेंडा कर रहा है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब दहशतगर्दी भी फैल गई है, उसको रोकने के लिए जो ऑपरेशंस शुरू किए जा रहे हैं उसकी वजह से मज़ीद लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुराद सईद साहब सोचते हैं कि ये सब बेसिकली एक और डॉलरी जंग शुरू करने की तरफ बढ़ा जा रहा है और एक दफ़ा फिर ये ड्रोन अटैक्स करके शहदा और ये सब चीज़ें बम धमाके ये दिखा कर ये बताया जा रहा है कि जी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर से बढ़ चुकी है, लिहाजा अब हमें एक दफ़ा फिर ऑपरेशंस की और फ़ौजी कार्रवाइयों की ज़रूरत है और इसकी मद में जो डॉलरी जंग है वो शुरू की जाएगी और उसका दिखाया ये जाएगा कि देखिए हम तो आपके भी इंटरेस्ट के लिए दहशतगर्दों का खात्मा चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑपरेशन के बहाने आया जाएगा और इस इलाके की जो मादनियात हैं उनको कब्ज़े में ले लिया जाएगा। ये मुराद सईद साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब ऑपरेशन के लिए यहाँ पे फ़ौज बाकायदा तौर पर आ जाती है तो वो पूरा इलाका फ़ौज के ज़ेरे कब्ज़ा होता है और फिर इस तरह की कोई तरमीम करवा के जिसमें यहाँ से सूबाई हुकूमत जो है उसका कंट्रोल ख़त्म करवा के उसको वफाकी हुकूमत के अंडर दे दिया जाए और उसके थ्रू ज़ाहिर ज़मीन पे ऑलरेडी फ़ौज मौजूद हो तो उस तरीके से जो मादनियात वाला मामला है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, वो बिल जो कि पहले सूबाई असम्बली से पास नहीं होने दिया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मुराद सईद साहब कहते हैं इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि एक अवामी एहतजाज किया जाए और उन्होंने 11 जुलाई से एक धरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने जो वहाँ के लोग हैं उनको भी इस बात की तरगीब दी है कि वो इस धरने में शामिल हो जाएं और आम मकामी लोग तो पहले ही सड़कों के ऊपर हैं। तो ये सारा जो मामला है ये अब उस तरफ जा रहा है उन इलाकों में जो कि काफ़ी मेरा ख्याल है कि आगे चल के खुदा न खास्ता सीरियस इशू बन सकता है। लास्टली मैं बात करूँगी जी कराची के इलाके लियारी में एक इमारत गिर गई, 6 मंजिला इमारत थी और ये 3 दिन पहले का वाक़या है। इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि ये मखदूश हालत में थी, पुरानी बिल्डिंग थी और इसके जो आसार थे वो कुछ दिनों से ज़ाहिर हो रहे थे क्योंकि जो साथ वाले घर के लोग थे, साथ वाली बिल्डिंग के लोग थे वो भी ये महसूस कर रहे थे कि उनकी भी इमारत में जो दरारें हैं वो नज़र आना शुरू हो गई थी। उन्होंने इसके ऊपर जाके शायद कुछ बात भी की, कोई किसी से रुजू भी किया कि जी इस इमारत को देखा जाए। अब बेसिकली तो इस इमारत की जो कंस्ट्रक्शन है वही गैर कानूनी है। उसकी वजह ये है कि ये इमारत जो है वो बहुत ही छोटे से रकबे के ऊपर बनाई गई है, शायद कोई 60 गज सिर्फ इसका रकबा है और इसके ऊपर जो है वो 6 मंजिला इमारत जो है वो बना दी गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि छोटी जगह पे जब आप इतना ऊंचा
कोई मीनार तामीर करेंगे और उसकी बेस उतनी नहीं स्ट्रांग होगी तो वो तो फिर किसी भी वक्त लड़खड़ा सकता है। तो ये एक तो इस लिहाज से भी एक गैर कानूनी सा काम था, और ऊपर से फिर इसमें चूँकि ये 6 मंजिला थी, रिहायशी बिल्डिंग थी, इसमें बहुत से फैमिलीज़ जो थी वो मुकीम थी, और उस रोज़ यही हुआ कि ये जो इमारत है अचानक से गिर गई और ज़मीन बोस हो गई। इसके मलबे के नीचे बहुत सारे लोग आ गए। फिर जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर भी एक नाअहली जो है वो देखने में आई कि 36 घंटे गुजरने के बावजूद भी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन था वो कामयाब नहीं हो सका, पूरा मुकम्मल नहीं हो सका। 22 लोग जो है वो जाँ बहक हो गए इस पूरे वाक़े में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, और उसके बाद भी बड़ी सुस्त रवि से जो काम था वो यहाँ पर जारी था, और अभी भी लोगों का ये कहना था कि इसके नीचे मज़ीद लोग भी हो सकते हैं। अब देखिए तो इसमें सिंध हुकूमत जो है वो इतने अरसे से यहाँ पर जो है बरसर इक़्तिदार है। आपको पता है सिंध में उसकी मुसलसल ये तकरीबन पता नहीं कितनी ही हुकूमत है। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि यहाँ पर ये गैर कानूनी जो तामीरात हैं उनके हवाले से क्यों नोटिस नहीं लिया गया, किसने ये इजाज़त दी, किसने यहाँ पर जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी के करते हुए यहाँ पर इजाज़त भी दी, बनने भी दी, और इतने अरसे से ये बन भी गई, बिक भी रही थी, सब कुछ हो रहा था, और फिर उसमें लोग भी रह रहे थे। और उसके बाद अगर हो ही गया हादसा तो उसके बाद जो रेस्क्यू के काम है उसमें भी इतना तातुल, इतनी यानी ताख़ीर, और ये तमाम चीज़ें भी इस बात की तरफ इशारा थी कि यहाँ पे भी जो सूबाई हुकूमत है वो नाकाम हुई। जैसे कि हमने केपी के ऊपर बहुत तनकीद भी होते देखी कि जी वहाँ पे भी लोगों ने उस तरह से अगर रेस्क्यू का काम तेज़ी से किया होता, उनके पास मुकम्मल आलात होते, तो शायद कुछ और लोगों को बचाया जा सकता था। उस वाक़े के बाद तनकीद बेहद हुई, ये तक कहा गया कि सूबाई हुकूमत ही गिरा दो, वज़ीर आला ही इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन बहरहाल वज़ीर आला ने ये किया कि उसके बाद एक तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी शुरू किया। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजी भी मंगवा ली कि ड्रोन्स के ज़रिए जो है लोगों को कम अज़ कम लाइफ जैकेट्स और ये वो तमाम सामान मुहैया किया जाए। रेस्क्यू के लिए भी उन्होंने कुछ फ़ंड वगैरह अलॉट किया, तो कुछ ना कुछ उन्होंने इक़दामात कर लिए। लेकिन यहाँ पर ना मीडिया उस तरह से शोर मचा रहा है, ना वफाकी हुकूमत के वज़रा आके उस तरह से लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है और वो जो है आपकी सियासी इत्तेहादी है। तो बेसिकली इससे पता ये चलता है कि वो जो केपी हुकूमत पे तनकीद हो रही थी वो भी सिर्फ सियासी बुनियादों पर हो रही थी, और अब चूँकि अपनी ही एक साथी इत्तेहादी जमात की वहाँ पे हुकूमत है कराची में, तो वहाँ पर इस वजह से कोई इतना ज़्यादा शोर नहीं, उसको सिर्फ एक हादसे के तौर पर लेकर और बस आगे चलाया जा रहा है। ना मीडिया में आपको वो तकलीफ़ नज़र आ रही है, ना आपको कोई जो हुकूमत है उसकी तरफ से इस तरह के मुतालबे नज़र आ रहे हैं, ना उस वक्त की तरह अज़मा बुखारी साहिबा चिंगाड़ती हुई आई हैं, ना उन्होंने कोई तानेबाजी की है, ना कुछ किया है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपको मैं ये बताना ये चाह रही हूँ कि जान तो हर जगह कीमती है। जो सवात में लोग खुदा न खास्ता जिस अंदाज से वो शहीद हुए हैं वो भी बड़ा दिल गिरफ्ता मंज़र था। अगर यहाँ पाकपतन में बच्चे शहीद हुए हैं तो वो भी बड़ा दिल गिरफ्ता मंज़र था, और फिर अगर लियारी के लोग जो हैं वो इस तरह दब गए इमारत के मलबे तले, तो ये भी एक तकलीफ़ दे वाक़या है। लेकिन हमारे मुल्क में किस तरह इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुनाफ़कत की जाती है और सियासत की जाती है, ये आप देखिए कि असल मसाइल को एड्रेस करने के बजाय उसके ऊपर सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाती है और उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है वो इसका एक और मिसाल आपके सामने है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।